दोस्तों, चीन भारत की सीमा क्षेत्रों में लगातार भारतीय सेना के साथ क्लैश करता रहता है। कहा गया कि पिछले कुछ वर्षों में चीन ने लगभग 1025 बार भारतीय सीमा में ट्रांसग्रेशन किया है, यानी कि सीमा को लांघ करके वो भारत के क्षेत्र में आए हैं। चीन इसके अलावा भारतीय सीमा क्षेत्र में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता रहता है, अपनी सेना का लगातार डिप्लॉयमेंट कर रहा है और लगातार बढ़ाता जा रहा है, अपने वेटरन सैनिकों को इस क्षेत्र में बसाता जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इन कारणों को तलाश करके इसके 12 रीजंस हम लोगों ने आपके सामने रखने की कोशिश की है। इसके 6 रीजंस आपने हमारे पिछले पार्ट में देखा था। इस पार्ट में बाकी के बचे हुए 6 पार्ट हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर पिछला वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी रिकमेंडेशन है कि जाकर उस वीडियो को आप जरूर देखें। फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगला जो रीजन है वो है थोड़ा कल्चरल रीजन। कल्चरल रीजन कैसा? देखिए, तवांग की अगर हम लोग बात करें तो तवांग कोई आम जगह नहीं है। तवांग असल में तिब्बत, चाइना इसको साउथ तिब्बत बोलता है कि ये तिब्बत का ही हिस्सा है। और उनको एक बात पता है कि देखिए, यहाँ पर एक मॉनेस्ट्री है जो कि बुद्धिस्ट लोगों के लिए, जो तिब्बतन बुद्धिस्ट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तिब्बत का जो एक मेन मॉनेस्ट्री है, आप कह सकते हैं, वो तो लासा में है। वो कहाँ पर पड़ती है? वो लासा में पड़ती है। लेकिन ये रहा लासा क्या है? तिब्बत की कैपिटल। लेकिन यहाँ पर जब मौसम खराब होता है, जब विंटर सीजन आती है, तो इनकी एक दूसरी मॉनेस्ट्री तवांग में पड़ती है। तो कभी ये लासा से चलते हैं, कभी ये तवांग से चलते हैं। कई सारी जगहों पर आपने इस तरीके से अपनी कैपिटल शिफ्ट होते हुए देखी होगी। जम्मू एंड कश्मीर की भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, अभी भी है, श्रीनगर और जम्मू। इनके यहाँ पर भी इसी तरीके से इनकी 2 इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्रीज है। एक मॉनेस्ट्री लासा में, दूसरी इंपॉर्टेंट मॉनेस्ट्री तवांग में। उनको ये बात पता है कि उन्होंने ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश किया है जो कि इलीगल है तिब्बत के ऊपर। इसकी कैपिटल लासा। यहां पर होने वाली सभी तरह के अपराइजिंग्स, जो भी मूवमेंट्स थे, उनको चाइना दबा चुका है। लेकिन यहां पर अभी भी वो अपराइजिंग्स होती रहती हैं। यहां पर अभी भी गैदरिंग्स होती हैं, बड़ी मीटिंग्स होती हैं। ये लोग अक्सर मिलते हैं और इस बात को लेकर चर्चा करते हैं कि कैसे हम लोग चाइना से अपनी इंडिपेंडेंस फिर से क्लेम कर सकते हैं। ये भी आपको पता होगा कि जब तिब्बत के ऊपर चाइना ने ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश किया तो तिब्बत से निकलकर बहुत सारे लोग इंडिया आ गए। और इंडिया में आने के बाद में उन्होंने अपनी एक सरकार बनाई जो कि आज के समय में धर्मशाला नाम की एक जगह, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ती है, वहां से चलती है। तो उनकी एंटायर पूरी की पूरी गवर्नमेंट चलती है। इसको हम लोग गवर्नमेंट ऑफ तिब्बत इन एक्साइल बोलते हैं। उनका अपना प्राइम मिनिस्टर होता है, उनके अपने फाइनेंस अफेयर्स मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, सब होते हैं। तो पूरी की पूरी कैबिनेट चल रही है, पूरी की पूरी मिनिस्ट्री चल रही है। और उनके लिए ये एरिया तवांग बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप अक्सर देखते होंगे कि दलाई लामा विजिट करते हैं। और देखिए, इस सब के लिए चाइना इंडिया को जिम्मेदार मानता है। उसको लगता है कि इंडिया के कारण जो तिब्बत का इशू है वो इंटरनेशनलाइज हो पाया। अगर ये लोग रहते ही नहीं, इनको भारत शरण नहीं देता, तो इनकी कोई गवर्नमेंट नहीं बनती और ये इंटरनेशनल फोरम्स पर जाकर इस तरह से कभी आवाज नहीं उठा पाते। उनको लगता है कि अगर ये मूवमेंट को हमको बंद करना है, ये जो अपराइजिंग्स होती हैं, मूवमेंट्स होते रहते हैं, इनको हमको दबाना है, तो हमको हर जगह से दबाना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट उनको पता है कि देखिए, किसी भी जगह के लिए जो रिलीजियस प्लेसेस होते हैं, जैसे इस्लामिक कम्युनिटी के लिए काबा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर काबा से कोई फरमान जारी होता है तो उसको पूरी दुनिया में रहने वाली इस्लामिक पॉपुलेशन मानेगी। इसी तरह से दुनिया की जो क्रिश्चियन पॉपुलेशन है, उनके लिए वेटिकन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वेटिकन सिटी से कोई आदेश जारी होता है तो उसको दुनिया भर में रहने वाली जो कैथोलिक क्रिश्चियन पॉपुलेशन है वो उसको मानेगी, रिलीजियसली फॉलो करेगी। इसी तरह से उनको पता है कि दुनिया भर में रहने वाली तिब्बतन पॉपुलेशन, अगर तवांग से कोई फरमान जारी होता है तो उसको वो मानेंगे ही मानेंगे, उसको आदेश माना जाएगा, रिलीजियसली फॉलो किया जाएगा। लासा के अंदर की जो मॉनेस्ट्री है, चाइना ने यहाँ पर अपने लोगों को बिठा करके, अपने इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को बिठा करके इसको कंट्रोल कर लिया है। लेकिन तवांग उनके हाथ में आज भी नहीं है। तो वो इसको किसी भी तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं, हर हाल में इसको वो हासिल करना चाहते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। और इसीलिए देखिए, उन्होंने तवांग को कब्जा करने के लिए अलग अलग रूट्स से हमला करने की कोशिश की है। यहाँ पर एक पास पड़ता है, बमला पास, उसको पास करके, उसको क्रॉस करके वो इस रीजन के ऊपर में हमला करने की इस तरीके से उन्होंने कोशिश की थी। इसके अलावा देखिए, एक और बहुत बड़ी चीज है, एक बहुत बड़ा इवेंट आने वाला, वो ये कि उनके जो सर्वोच्च धर्मगुरु होते हैं, जिनको दलाई लामा बोलते हैं, अभी 13वें दलाई लामा यहाँ पर रूल कर रहे हैं। इसके बाद अभी सक्सेशन होने वाला है, 14वें दलाई लामा की घोषणा होगी और उनके सक्सेशन की एक बड़ी सेरेमनी ऑर्गेनाइज की जाएगी।
ये अभी इस समय के 13वें दलाई लामा है। जब 14वें दलाई लामा की घोषणा होगी तो कहा जा रहा है कि तवांग में एक बहुत बड़ी सेरेमनी का आयोजन, यहाँ पर दुनिया भर से जितने भी तिब्बतन बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं वो वहां पर पधारेंगे और इस सेरेमनी में पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इस सेरेमनी में कोई बड़ा रिवॉल्यूशन, किसी बड़े अपराइजिंग की घोषणा कर दी जाती है तो चाइना के लिए आने वाले समय में एक बड़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इंडिया और चाइना के बीच में जो बार बार क्लैशेस होती रहती हैं, उनके उसको लेकर ये जो अगला कारण है ये बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, किसी बड़े स्कॉलर ने, एक्सपर्ट ने कहा था कि 20वीं शताब्दी में जितनी भी वॉर हुई थी वो सब ऑयल को लेकर हुई थी। 21वीं शताब्दी में वॉर्स का कारण पानी बन सकता है। तो आप कहीं पर नेचुरल गैस के लिए लड़ाई होते हुए देख रहे हैं, लेकिन कहीं पर लड़ाई का कारण पानी भी है। इस वाले कारण को समझने के लिए हम लोगों को पहले अपने कुछ बेसिक्स क्लियर करने होंगे। देखिए, क्या होता है कि हर देश की अपनी कुछ वाटर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ वाटर डिमांड्स होती हैं, और उनको फुलफिल करने के लिए उनको वाटर की अवेलेबिलिटी चाहिए। तो अगर डिमांड और अवेलेबिलिटी बराबर है तब तो ठीक है। इनफैक्ट अवेलेबिलिटी डिमांड से थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन अगर उनको दिखेगा कि उनकी वाटर अवेलेबिलिटी धीरे धीरे करके कम होती जा रही है तो ऐसे में देशों की चिंताएं बढ़ेंगी। अगर आज की डेट में आप पूरी दुनिया की वाटर रिजर्व्स को देखें तो सबसे ज्यादा फ्रेश वाटर रिजर्व आता है ब्राजील के पास, उसके बाद चाइना, उसके बाद रशिया के पास। इस श्रृंखला में आप 5वें नंबर पर चीन को और 8वें नंबर पर आप इंडिया को देखेंगे। तो देखिए, आपको लगेगा कि दुनिया के 10 सबसे ज्यादा वाटर रिजर्व्स में आने वाले देश चाइना और इंडिया हैं, लेकिन आप सिर्फ इस बात से मत तौलिए कि यहाँ पर जो टोटल वाटर रिजर्व है वो कितना है। पर कैपिटा वाटर डिमांड की बात होती है, पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी की बात होती है। भाई, चाइना और इंडिया में पॉपुलेशन भी तो बहुत बड़ी है, 140+ करोड़ पॉपुलेशन। उसको सरवाइव कराने के लिए वाटर की जरूरत पड़ेगी। और ऐसे में आप चाइना को देखेंगे कि उनके यहाँ पर जो पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी है वो लगातार हर साल कम होती जा रही है। जहां 1962 की बात करें तो वहां पर एनम जो मीटर क्यूब की यूनिट में वाटर अवेलेबिलिटी थी, वो जहां पहले 4000 से ज्यादा होती थी, अब ये कम होकर के 2000 से भी कम हो गया है। 2000 मीटर क्यूब ऑफ वाटर पर कैपिटा पर एनम। देखिए, भारत में भी इसकी कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत में अभी एक स्टडी हुई थी हाल फिलहाल 2019 में, जिसको हम लोग बोलते हैं रीअसेसमेंट ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन इंडिया। ये रिपोर्ट आई थी सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। इनका कहना है कि भारत में जो पर कैपिटा पर इनम वाटर अवेलेबिलिटी है वो 2021 और 2031 में रिस्पेक्टिवली 1486 क्यूबिक मीटर और 1367 क्यूबिक मीटर हो जाएगी। मैं आपको अगर एक बेंचमार्क बताऊं कि कब वाटर अगर किस लेवल से कम हो जाए तो हम लोग वाटर स्कैरसिटी और वाटर क्राइसिस कहना शुरू कर देते हैं। अगर वाटर अवेलेबिलिटी 1700 मीटर क्यूब से कम हो जाता है तो हम लोग इसको बोलते हैं कि वाटर क्राइसिस आ गई। और अगर 1000 मीटर क्यूब से कम हो जाए तो बोलते हैं कि वाटर स्कैरसिटी हो गई, जल संकट आ चुका है। तो देखिए, 2021 और 2031 दोनों में भारत में 1700 मीटर क्यूब से तो कम ही पानी है अवेलेबल। तो इसका मतलब भारत ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंडीशन में सरवाइव कर रहा है। और अगर चाइना की स्थिति की बात करें तो देखिए 82% चाइना के जो ग्लेशियर्स हैं वो ऑलरेडी खत्म हो चुके हैं। उनके यहाँ पर अगर आप आइस कवर्स की बात करें तो मोर देन 1/5 आइस कवर ये खत्म हो चुका है। उनकी जो सबसे बड़ी नदी यांगजी नदी है उसमें अकेले जल 13.9% तक कम हो चुका है। देखिए, क्लाइमेट चेंज का बड़ा असर उनके यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्या असर और देखने को मिल रहा है कि एक तो उनके यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लेशियर्स खत्म हो रहे हैं, साथ साथ अगर रेनफॉल से वाटर आ जाता तो रेनफॉल और स्नोफॉल वो भी कम हो रही है। हर साल उनके यहाँ पर रेनफॉल कम होती जा रही है। जो मॉनसून है, समर सीजन में जो मॉनसून आता है साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट चाइना में, अब वो साउथ ईस्ट चाइना में लेट से पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है। देखिए, अभी देखा क्या गया 2018 में बीजिंग में 116 दिन का अभूतपूर्व सूखा, ड्राउट जैसी कंडीशन उनको देखने को मिली। इस 116 दिन में एक बार भी वहां पर वर्षा ही नहीं हुई। तो ऐसी कंडीशन चाइना में कभी देखने को नहीं मिली थी, जो कि अब देखने को मिल रही है। इसके अलावा चाइना में उनके नॉर्दर्न रीजन और उनके सदर्न रीजन में वाटर जो अवेलेबिलिटी में बड़ा गैप है। उनका जो सारा वाटर अवेलेबल है, ज्यादातर 80% वाटर उनके यहाँ पर सदर्न रीजन में है और उनकी पूरी पॉपुलेशन रहती है नॉर्दर्न रीजन में। सारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, सारे सेटलमेंट उनके नॉर्दर्न रीजन में है।
तो ये जो वाटर की अवेलेबिलिटी और डिमांड के बीच में जो आपको गैप नजर आ रहा है नॉर्थ और साउथ में, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है चाइना की चिंता का। उस चिंता को दूर करने के लिए चाइना ने जो सोल्यूशन निकाला वो क्या है, वही जैसे हम लोग भी बात करते हैं कि हम लोग रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चला देंगे। इंडिया में भी आप देखते हैं कुछ जगहों पर बाढ़ रहती है, कुछ जगहों पर सेम समय में सूखा रहता है, तो हम लोग बात करते हैं कि जिस नदी में ज्यादा पानी है, जहां पर बाढ़ आ रही है, उसको उस नदी से जोड़ दो जिसमें कम पानी है, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट चला दें। इन लोगों ने भी ऐसे ही एक बड़े रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट की बात की। उन्होंने कहा कि हम लोग साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट चलाएंगे। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट, साउथ में पानी ज्यादा है, नॉर्थ में कम है, तो कैनाल्स के माध्यम से सदर्न रीजन से पानी को निकाल करके नॉर्दर्न रीजन तक पहुंचाया जाएगा। और ऐसे में सदर्न रीजन में ही पड़ती है ये महत्वपूर्ण नदी जिसे हम लोग बोलते हैं ब्रह्मपुत्र नदी। उनके यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं यारलंग सांगपो। ये ब्रह्मपुत्र नदी जो कि भारत में और बांग्लादेश में भी आगे चल करके बहती है, लेकिन वो आती तो तिब्बत से है, और कितना ही नहीं, 2/3 इसका हिस्सा ये चाइना में पड़ता है। 2/3 इसकी पूरी लंबाई का 2/3 हिस्सा चाइना में पड़ता है, और बाकी का 1/3 हिस्सा इंडिया में और बांग्लादेश में। लेकिन देखिए प्रॉब्लम ये है कि इसका चाइना में सिर्फ 20% पानी आता है। इस नदी में जो 60% वाटर है वो अकेले अरुणाचल प्रदेश से आता है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में एक तो हिमालयन बेल्ट है, इसके अलावा में यहाँ पर बहुत सारा जंगल है, घने वन है। इस कारण से इस रीजन में, मतलब इस नदी में जितना भी जल आता है उसका 60% अकेले अरुणाचल प्रदेश से आता है। तो अगर दुनिया में वाटर को लेकर के आने वाले समय में डिस्प्यूट होना है तो ये भी तो एक डिस्प्यूट का कारण ही बनेगा। उनको अगर सदर्न रीजन से नॉर्दर्न रीजन तक वाटर का ट्रांसफर करना है तो सदर्न रीजन में उनके पड़ने वाली ये रिवर है, इसका पानी वो चाहते हैं कि यहाँ से निकाल करके वो नॉर्दर्न हिस्से में जहाँ उनकी पॉपुलेशन रहती है वहां तक पहुंचाया जा सके। ये एक कारण हो गया। वाटर ट्रांसफर ये अकेला कारण नहीं है, दो और बड़े कारण है। दूसरा बड़ा कारण क्या है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कि इस रीजन में जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत है। यहाँ पर बड़े बांध बना करके खूब सारा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके अलावा एक और चीज है, यहाँ पर ये कोशिश ये कर सकते हैं कि यहाँ पर वो कुछ बड़े डैम्स बना दे, डैम्स बना करके वो पानी स्टोर कर लें, और जब भी वो उनको इंडिया में फ्लड कराना हो तो वो पानी को एक बार में अचानक से छोड़ दे तो वो इंडिया में तबाही ला सके। ये भी उनके प्लान्स में शामिल है, और शायद यही कारण होगा कि उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में ऐसे लाइन से 4 बांध बनाए हुए हैं। हालांकि देखिए ईश्वर की कृपा है कि यहाँ पर पानी बहुत ज्यादा नहीं है, वाटर क्वांटिटी ही बहुत कम है, लेकिन वाटर क्वांटिटी असली है कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में। तो वो अरुणाचल प्रदेश में आने की कोशिश करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश को ऑक्यूपाई कर लें, तो बड़े डैम्स बना सकते हैं, वाटर स्टोर करके उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, उससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो सकता है, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेवलप कर सकते हैं, और पानी को यहाँ से अचानक से छोड़ करके इंडिया में तबाही ला सकते हैं। ये बड़े कारण है। इसी को देखते हुए देखिए अभी भारत सरकार ने घोषणा कर दी है कि हम अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर 10 गीगावाट की कैपेसिटी का हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और एक डैम बनाने जा रहे हैं। अगले कारण की बात करें तो यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत जिस तरह से लगातार आर्थिक तरक्की कर रहा है उससे चाइना परेशान है, और चाइना भारत की इस तरक्की को किसी भी हाल में रोकना चाहता है। देखिए अभी IMF ने भी प्रोजेक्ट किया कि भारत दुनिया की जितनी भी मेजर इकोनॉमीज हैं उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्री होगा। अगर हम लोग ग्रोथ रेट की बात करें तो देखिए इंडिया का जो ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड है 2023 और 2024 में वो 6% पार है, 6.2%, और चाइना के लिए प्रोजेक्शन है कि इस बार 5% और अगली बार 4.2% ही बस रहेगा। फिर एक और चीज देखने को मिल रही है कि अभी चाइना से सारी दुनिया की बड़ी कंपनीज निकल करके वो अपनी जगह चेंज कर रही हैं। अब उनको कोई नया मैन्युफैक्चरिंग बेस चाहिए, तो चाइना से निकली हुई कंपनीज वो ज्यादातर उनका डेस्टिनेशन इंडिया है। एप्पल की अगर आप बात करें, सैमसंग की बात करें, इन सभी बड़ी कंपनीज ने अपना अगला मैन्युफैक्चरिंग बेस की तरह से इंडिया को चुना। इंडिया में वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। टेस्ला भी अभी चाइना में मैन्युफैक्चरिंग करता है, और वो लगातार अब कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके इंडिया में आकर के अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा ले। तो चाइना ने पिछले कुछ समय में जो आर्थिक तरक्की की, और उस आर्थिक तरक्की की मदद से जो उसने अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज बढ़ाई, जिससे उसने अपने इस रीजन में हेजीमनी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, उसको लगता है कि अगर भारत की तरक्की हो गई तो वो ग्लोबल पावर तो छोड़िए रीजनल पावर भी नहीं बन पाएगा। इसलिए वो भारत को लगातार डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि भारत का मोमेंटम टूट जाए, भारत की जो आर्थिक तरक्की हो रही है भारत उससे डीरेल हो जाए।
इसीलिए आप देखते होंगे कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो इंसर्जेंट्स हैं उनको भारत में जो नक्सलिज्म है, जो नक्सलाइट्स हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, उसको, आतंकवादियों को, इन सभी को स्पॉन्सर करके वो भारत में एक अनरेस्ट पैदा करने की कोशिश करता है, जिससे कि भारत की आर्थिक तरक्की रोकी जा सके। अगर वो बॉर्डर्स पर इस तरह से लगातार अपनी एंगेजमेंट बढ़ाता रहेगा, इंडियन आर्मी के साथ में अगर क्लैश करता रहेगा, तो भारत को अपने बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा डिफेंस में खर्च करना पड़ेगा, और डिफेंस में खर्च करेंगे तो हमारा जो आर्थिक तरक्की का एक मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेगा। इन क्लैशेस के पीछे जो अगला बड़ा कारण है वो है जियो स्ट्रैटेजिक कारण, जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशंस इन रीजन्स की। अगर हम लोग जैसे सबसे पहले अगर लद्दाख की बात करें, देखिए क्या होता है कि यहाँ पर अगर आप देखें तो इनका पड़ता है एक प्रोविंस शिंकियांग और इधर नीचे पड़ता है तिब्बत। इसको मैं आपको इस दूसरे मैप से दिखाने की कोशिश करूं तो ये देखिए इनके प्रोविंसेस हैं, ये हो गया तिब्बत, ये हो गया उनका शिंकियांग प्रोविंस। जब आप जानते होंगे कि शुरुआत में जब इंडिया आज़ाद हुआ था उस टाइम पर चाइना सिर्फ इस जगह पर हुआ करता था, ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुआ करते थे। चाइना सिर्फ इस रीजन में हुआ करता था, ये सब इंडिपेंडेंट कंट्रीज हुआ करती थी। इन रीजन्स में अपने ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश करने के बाद चाइना को एक नीड आई, नीड ये कि इनको अपने शिंकियांग प्रोविंस को तिब्बत से कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के लिए उनको समझ में आया कि जो रोड जा सकती है वो इस रीजन से जा सकती है। यहाँ पर उस टाइम पर जब देश आज़ाद हुआ था तो भारत की भी मिलिट्री कैपेबिलिटी इतनी नहीं थी, और तब हम इस रीजन को एक हॉस्टाइल रीजन की तरह मानते नहीं थे। चाइना को हम अपने दुश्मन की तरह से ट्रीट नहीं करते थे। तब तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लग रहे थे, तब हम भला चाइना को दुश्मन की तरह से क्यों ट्रीट करेंगे, तो हमारी नजर नहीं थी यहाँ पर। और चाइना ने यहाँ पर चुपके से इस रोड का कंस्ट्रक्शन कर लिया। बाद में जब हमने ऑब्जेक्शन करना शुरू किया तब चाइनीज ने फोर्स इस्तेमाल करके 1962 में अपना ऑक्यूपेशन इस रीजन तक स्टैब्लिश कर लिया। तो करने के पीछे जो बड़ा कारण ये था वो ये कि जो अक्साई चीन की स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि इनके इस शिंकियांग प्रोविंस को तिब्बत से कनेक्ट करती है, क्योंकि उन्होंने ऑक्यूपेशन एस्टैब्लिश किया था, एक इलीगल ऑक्यूपेशन। तो उनको लगता था कि अगर कल को शिंकियांग प्रोविंस में कोई अपराइजिंग होती है और तिब्बत में कोई अपराइजिंग होती है तो सेना की क्विक डिप्लॉयमेंट करने के लिए, उनकी क्विक मूवमेंट करने के लिए हमको एक शॉर्ट रूट चाहिए जो जाता था अक्साई चीन से। इसी तरह से अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, इनके जो प्रोविंसेस पड़ते हैं यहाँ पर पड़ता है यूनान प्रोविंस। यूनान प्रोविंस, इस यूनान प्रोविंस को तिब्बत से कनेक्ट करने के लिए उनका जो रास्ता जाता है, शॉर्टेस्ट रूट, वो भी अरुणाचल प्रदेश से होकर जाता है। तो अरुणाचल प्रदेश की ये एक जियो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। इसके अलावा देखिए चाइना BRI प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। उनका एक बड़ा कॉरिडोर इधर ये म्यांमार से होकर के जाता है, तो म्यांमार के अंदर में उनके इस कॉरिडोर के कुछ बड़े हिस्से बनेंगे। तो उनको पता है कि अगर तिब्बत रीजन का कोई डेवलपमेंट करना है तो तिब्बत रीजन को डेवलपमेंट करने के लिए उनको इस कॉरिडोर से जोड़ना पड़ेगा। इस कॉरिडोर को जोड़ने के लिए एक पाथ इधर से हो सकता है, एक पाथ उनका यहाँ से हो सकता है जो कि शॉर्ट पाथ होगा। इसलिए भी शायद उनको अरुणाचल प्रदेश की रिक्वायरमेंट है। इसके पीछे एक और बड़ा कारण है, उसके लिए आपको चाइना का माइंडसेट समझना पड़ेगा, चाइना काम कैसे करता है। देखिए उन्होंने इलीगली अक्साई चिन 1962 में इंडिया से छीन लिया। तो उनको पता है कि इंडिया हर फोरम पर लगातार आवाज उठाता रहता है, बात करता रहता है अक्साई चिन को लेने की, और हो सकता है कि आने वाले समय में जब भारत डेवलप हो जाए और ज्यादा तरक्की कर ले तो फोर्स का इस्तेमाल करके हम लोग अक्साई चिन को वापस लेने की भी कोशिश करें। जैसे भारत ने एक रेजोल्यूशन पास करके ये बात कहा है कि POK पूरा का पूरा भारत का अभिन्न अंग है, ऐसा ही कल को हम कोई रेजोल्यूशन पास करके बोल दें कि अक्साई चिन भी भारत का अभिन्न अंग है और हम इसको बाई फोर्स मिलिट्री का इस्तेमाल करके अगर हम उसको वापस रिक्लेम करने की कोशिश करें तो चाइना के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो चाइना करता क्या है? चाइना करता यह है कि पहले ही इंडिया के ऊपर में एक प्रेशर बनाता है जिससे कि वो टेरिटरी के बदले टेरिटरी को एक्सचेंज कर सके। वो ये बात बोले कि तुम ये बात मान लो कि अक्साई चीन हमारा है, मतलब चाइना का है, तो हम भी ये बात मान लेंगे कि अरुणाचल प्रदेश भारत का है। मतलब दोनों ही टेरिटरीज भारत की, एक टेरिटरी उसने ऑलरेडी ले ली, दूसरी टेरिटरी के ऊपर में वो प्रेशर बना रहा है जिससे कि हम लोग ये बात मान लें कि अक्साई चीन उनका है और अरुणाचल प्रदेश तब वो मान लेंगे कि हमारा है। ये स्ट्रैटेजी उन्होंने एक बार पहले भी अपनाई हुई है। देखिए कब, 2003 की बात। 2003 तक भारत नहीं मानता था कि तिब्बत चाइना का अभिन्न अंग है, उनका एक इंटीग्रल पार्ट है। तब इंडिया तिब्बत के ऊपर चाइनीज सॉवरेनिटी को नहीं मानता था। उस टाइम पर चाइना इंडिया सॉवरेनिटी ओवर सिक्किम को नहीं मानता था। तो 2003 में हम लोगों के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि उन्होंने भारत से कहा कि आप ये बात मान लीजिए कि तिब्बत
चाइना का अभिन्न अंग है, हम भी ये बात मान लेंगे कि सिक्किम भारत का अभिन्न अंग है। और इस प्रकार से एक एग्रीमेंट हुआ। अब ऐसा ही कुछ शायद वो करने की कोशिश अक्साई चिन और अरुणाचल प्रदेश को लेकर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो भारत और चीन के बीच में आपको अक्सर ये जो झड़पें देखने को मिलती थी, मेरे ख्याल से इसके पीछे के जो कारण हैं अब आपको ठीक ढंग से समझ में आ गए होंगे। क्या ये झड़पें आने वाले समय में एक किसी बड़ी वॉर तक एस्केलेट हो सकते हैं? एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिल्कुल हो सकते हैं, हमको समय रहते इसकी तैयारी करनी चाहिए। हमारे ऊपर, भारत के ऊपर में भी एक टू फ्रंट वॉर का खतरा मंडरा रहा है। समय रहते हम चेत जाएं और उसकी तैयारी कर लें, इसी में भारत की भलाई है।